नमस्कार, मुंबई के आजाद मैदान से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत करेंगे किसानों की खबर के साथ। अब तक एक धारणा बनी हुई थी या ये बार बार कहा जा रहा था कि जो कृषि कानून का विरोध है वो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई का आजाद मैदान में, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको बड़े पैमाने पर किसान नजर आएंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो मुंबई पहुंचे हैं। कुछ समय पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह भी एक आपने तस्वीर देखी होगी जहाँ पर कसारा घाट में बड़े पैमाने पर किसान पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर यहाँ पर गाड़ियों से आए हैं, लेकिन बीच बीच में वो पैदल चलकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आजाद मैदान में करीबन 15 से 20 हजार किसानों की जुटने की बात की जा रही है। किसानों की मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस किया जाए। अगर बात की जाए तो आज रात को किसान यहीं पर रहेंगे। कल यानी सोमवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेता जो महाविकास आघाड़ी जो यहाँ पर सरकार में शामिल हैं, उनके कई नेता इन किसानों से मिलने वाले हैं। किसानों की कोशिश ये भी होगी कि वो यहाँ से राजभवन तक जाए और अपनी बात रखें। इसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, बड़े पैमाने पर जो आदिवासी हैं वो भी शामिल हैं, और सभी की कोशिश यही है और मांग यही है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस कर दिया जाए। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो किसान जुटने भी शुरू हो चुके हैं। अलग अलग गाड़ियों से अगर बात करें तो ट्रक से, टेम्पो से, अलग अलग तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी तरह से आपको याद होगा 2018 में भी जो किसान हैं बड़े पैमाने पर वो पैदल आए थे मुंबई में अपनी मांगों को लेकर। इस बार पैदल तो नहीं आए हैं, गाड़ियों से आए हैं, लेकिन मांग वही है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस किया जाए। तो जिस तरह से दिल्ली से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, ये कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने चाहिए, उसका असर महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में किसान जुट रहे हैं और कल बड़े पैमाने पर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आदिवासी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। महिलाएं, बुजुर्ग कई आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। बहरहाल अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर रैली की बात की थी उसको पुलिस की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ किसान के संगठनों के बीच में करीबन 5 दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद जो निर्धारित रूट थे उस पर मार्च की अनुमति, रैली की अनुमति, ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी गई है। किसानों का दावा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर जो है इसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ ये भी वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो पूरा मार्च होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों का काफिला पहुंच रहा है। रविवार को किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच छठी दौर की मीटिंग हुई, जिसके बाद किसानों ने कहा कि उन्हें सभी रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। आज रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था, और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। किसानों ने शनिवार रात दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए पत्र लिखकर इजाजत मांगी थी। पुलिस और किसानों के बीच सहमति से जो ट्रैक्टर रैली का प्रस्तावित रूट है उनमें सिंगू बॉर्डर से नरेला और औचंडी बॉर्डर से वापस सिंगू बॉर्डर करीब 74 किलोमीटर का रूट होगा। टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, असौड़ा होते हुए वापस टीकरी बॉर्डर करीब 82 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर, लाल कुआं और फिर गाजीपुर बॉर्डर का 68 किलोमीटर का रास्ता होगा। चौथा रूट चीला बॉर्डर से दादरी रोड और वापस चीला बॉर्डर करीब 10 किलोमीटर का होगा। जब हम सिंगू बॉर्डर से एंटर, पुलिस के मुताबिक किसानों से बात कर पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस के परेड के बाद होगी, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। ये जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब यहाँ सेलिब्रेशन, उसके तुरंत बाद शुरू हो। रविवार को पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मी
परेड के बाद तुरंत किसानों की ट्रैक्टर रैली में ड्यूटी करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहे। पुलिस के मुताबिक इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी आतंकी ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। ऐसे 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी मिले हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जब 308 ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और जो इससे रिलेटेड, चाहे वो फार्मर्स या ट्रैक्टर रैली से रिलेटेड हैशटैग को पुश कर रहा है, तमाम चीजें कर रही है, एंड पाक बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी नापाक नजर है इस ट्रैक्टर रैली के ऊपर, तो जो गड़बड़ी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और है। किसान नेता भी अपील कर रहे हैं कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालें और लेन में चलें। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी तैयारियां कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है और इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने की। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन और कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। परेड की अनुमति मिलने के बाद किसानों में उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। दिल्ली में अब परेड के लिए अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन पंजाब हरियाणा से बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर रवाना हो चुके हैं। क्या है वहां का माहौल, बता रहे हैं मोहम्मद गजाली। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का कॉल दिया है किसान यूनियन ने और इसी में भागीदारी दिखाने के लिए पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो अब दिल्ली की तरफ चल पड़ा है। और इस नेशनल हाईवे 44 पर, यानी राज्य मार्ग जो है 44 पर, जो सिंघू बॉर्डर पे जाके मिलता है, उस पे बहुत ज़्यादा रश हुआ पड़ा है। और पिछले आधे घंटे से पानीपत के टोल प्लाजा से करीब आधे किलोमीटर की दूरी से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहां पे तरह तरह के ट्रैक्टर, ट्रॉली और आम लोगों की गाड़ियां भी जो हैं वो जाम में फंसी हुई हैं, क्योंकि पानीपत के टोल प्लाजा के पास एक लंगर का भी आयोजन किया गया है, जहां पर जो लोग पंजाब या हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं उनके रुकने और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जा सके। इस वजह से इस हाईवे पे लंबी भीड़ लगी हुई है, लंबा जाम लगा हुआ है और लोग फिर भी किसी न किसी तरह से दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड में पार्टिसिपेट कर सकें। पानीपत से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। शनिवार के दिन उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज किया। रविवार को दूसरे दिन वे कोयम्बटूर में थे, वहां उन्होंने रोड शो किया। राहुल गांधी एक खुली कार में सवार थे, उन्हें देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करवाने के लिए सीबीआई एवं दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं तो राहुल गांधी ने सांस्कृतिक स्तर पर भी लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोदी सोचते हैं कि तमिल लोग, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति उनके विचारों और उनकी संस्कृति के अधीन होनी चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल में प्रस्तावित है। आयकर विभाग ने राजस्थान के सबसे बड़े आयकर छापेमारी को अंजाम दिया है। 2 रियल एस्टेट डेवलपर और एक सराफा कंपनी के कुल 31 ठिकानों पर छापे मारे गए। इन छापों में करीब 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा अब तक हो चुका है। आयकर विभाग की इस छापेमारी में 200 कर्मचारियों की 50 टीमें बनाई गई थी। जिन कंपनियों पर ये छापे मारे गए हैं उनका नाम सिल्वर आर्ट ग्रुप, चौरडिया ग्रुप और गोकुल कृपा ग्रुप है। बताया जा रहा है कि ये तीनों कंपनियां पिछले 6-7 सालों से अवैध संपत्ति अर्जित कर रही थी। इसमें से एक कंपनी ने अपने अवैध संपत्ति को बेसमेंट में छिपा कर रखा हुआ था, जबकि जिस ज्वेलरी कंपनी पर छापा मारा गया उसने एक गुफा बना रखी थी जहां अवैध गहनों को रखा गया था। कोरोना से बचाव वाले टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में 1 हफ्ते पहले की गई थी। पिछले 8 दिन की अगर बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज लग चुका है। शुरुआती झिझक के बाद बड़े पैमाने पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली की भी अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर ये जो पूरा टीकाकरण का अभियान है वो रफ्तार पकड़ रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लग रहे हैं।
देश में टीकाकरण के जो आंकड़े हैं उनमें लगातार एक सुधार आ रहा है। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो 81 वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ पर कल तकरीबन 8,100 लोगों को टीका लगना था और जबकि उनमें से 6,967 लोगों को टीका लगा दिया गया। तो ये पूरे टारगेट का तकरीबन 86% जो है हासिल कर लिया दिल्ली ने और ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसको हासिल किया गया। 4 ऐसे अस्पताल हैं बड़े जो दिल्ली सरकार इनको चलाती है जहां पर पूरा जो 100 का टारगेट होता है, मतलब हर वैक्सीनेशन साइट पे 100 लोगों को टीका दिया जाना होता है एक दिन में, तो वो अपना पूरा 100 का 100 पूरा कर पाए जो लक्ष्य था उनका। ऐसे 4 अस्पताल थे, LNJP, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो अगर दिल्ली की बात करें तो लगातार सुधार आ रहा है। अब तक तकरीबन 5 ऐसे दिन हैं जब टीका लगाया गया और शुरुआत में जहां के आंकड़े 44 से 48% के आसपास थे वो आंकड़ा अब बढ़ करके 86% हो गया है। 86% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया गया है अगर पर डे के हिसाब से देखें तो कल तक ये आंकड़े इस प्रकार थे। अगर हम पूरे देश की बात करें तो तकरीबन 16 लाख लोगों को टीका अब तक लगाया जा चुका है। जो एक्चुअल फिगर है वो तकरीबन 15,80,000 के आसपास है। तो तकरीबन 16 लाख लोग जिनको अब तक कुल टीका लगाया जा चुका है, जिसमें से जो शिकायतें आई हैं या एडवर्स इवेंट्स जिनको कहते हैं या किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आना वैक्सीनेशन के बाद, ऐसे सिर्फ अब तक 1200 केसेस रहे हैं जो कि पूरे वैक्सीनेशन के 1% हिस्से से भी कम है। तो लगातार वैक्सीनेशंस बढ़ रहे हैं। हर साइट की अगर हम बात करें पूरे भारत देश में तो हर साइट पे तकरीबन 56 लोगों को तो टीका लगाया ही जा रहा है पर डे। 100 का टारगेट होता है पर एटलीस्ट अब 56 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ये फिगर अब तक पिछले कुछ दिनों तक 30 से 40 के आसपास था। तो जो औसतन आंकड़ा है वो अब 56 की ओर बढ़ रहा है। तो सभी अगर हम नंबर्स की तरफ देखें तो एक अच्छा सिग्नल है ये भारत की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए। इसके पीछे 2 कारण रहे हैं। एक तो ये कि वॉक इन वैक्सीनेशंस अलाउ कर दिए गए हैं, मतलब अगर आपकी आज स्लॉटेड डेट नहीं है तो भी आप जाकर के टीका लगवा सकते हैं अगर आप एक रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर हैं। और साथ ही दूसरा, कई सारे अवेयरनेस ड्राइव्स चला रही है सरकार, लोगों को इस बारे में अश्योर किया जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, तो उसका भी थोड़ा असर दिखाई नजर आ रहा है इस समय। तो आंकड़े लगातार सुधार हो रहा है और सरकार चाहेगी कि आने वाले दिनों में भी स्थिति इसी तरह बनी रहे। नई दिल्ली में सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जोधपुर में हो रहे भारत और फ्रांस के बीच एयर डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच पिछले 5 दिनों से एयर डिफेंस एक्सरसाइज जारी है। पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर हो रहे इस एक्सरसाइज में रफाल मुख्य आकर्षण है। भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना के लिए अहम माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में खरीदे राफेल विमान को लेकर ये अभ्यास हो रहा है। फ्रांस कई सालों से राफेल लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। विमान को उन्होंने सीरिया, लिबिया और मिस्र में इस्तेमाल किया है और भारत चाहता है इस अनुभव का लाभ भारतीय वायुसेना के पायलट्स को भी मिले। हर स्क्वाड्रन के जो पायलट्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं और जो लोग होते हैं, सारे लोग जो काम करते हैं वो उस स्क्वाड्रन के जो रोल होता है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए काम करते हैं। इसी सेंस में हम भी यही काम कर रहे हैं। अभियान डेजर्ट नाइट से भारतीय वायुसेना हवा में ईंधन भरने वाले जहाज भी खरीद सकता है जिनकी भारतीय वायुसेना को जरूरत है। फ्रांस के एक ऐसे जहाज एयर रिफ्यूलर को लेकर भी यहाँ अभ्यास चल रहा है। We are looking for refuelers. As you are aware, the last RFP was withdrawn after having gone through the process, and we would be following up on that. ये भारतीय वायुसेना की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है राफेल, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यहाँ जोधपुर में जो फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो अभ्यास हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लिया है। और अभी जिस तरह से वॉर गेम्स हो रहे हैं उससे जो इंडियन पायलट है उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है राफेल
उड़ाने में, क्योंकि जो राफेल है फ्रांस उसको लंबे अरसे से यूज़ कर रहा है। इजिप्ट, सीरिया और लिबिया में फ्रांस ने उसे यूज़ किया है और उनका जो अनुभव है वो इंडियन फाइटर पायलट से शेयर कर रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़, इंडियन फाइटर पायलट की कैपेबिलिटीज़ ज़रूर बढ़ाएगा। जोधपुर एयरबेस से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।